हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। ये समय है वीकली करंट अफेयर की क्लास का, और इस वाली क्लास में हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हो गया। आज वाली क्लास में हम लोग मेरे साथ एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे। जो हमारा सेशन है उसका नाम है वीकली करंट अफेयर्स, जिसका उड़ता तीर मैं आपके साथ लेने की कोशिश करूंगा। और इस तीर के तीन निशाने होंगे। पहला, विश्लेषण, जिसमें जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन देखेंगे। प्रश्नोत्तरी, हर एक न्यूज़ पर किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं कवर करवाऊंगा। देश दुनिया, इसका मतलब यह है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही खबरें मैं इस वाले सेशन में कवर करता हुआ चलूंगा। तो ज़्यादा समय न ज़ाया करते हुए फटाक से अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, ये मैंने इस पर बात नहीं की, एक बार इसे भी देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और गौरवान्वित बात है ये कि भारत देश में पहली बार पानी के अंदर मेट्रो चला दी गई है। तैयारी बहुत समय से चल रही थी, लेकिन बस हाल ही में ऐसा हुआ कि तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और हमने एक सफल मेट्रो जो है पानी के अंदर भी चला ली। ये एग्जाम में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की जो मेट्रो ट्रेन है अ, उसे पानी के अंदर चलाया गया, कौन सी नदी के अंदर चलाया गया, इसके क्या क्या जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकते हैं, इससे क्या क्या जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन है। तो इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन खबर, सबसे गौरवान्वित खबर, और हम इस पर आज इस वाले सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे आज वाले करंट अफेयर वाले सेशन का। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये कहता है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आप मेरा ख्याल है इनको बाय फेस जानते होंगे। आईपीएल अपने जोरों शोरों से चल रहा है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। मतलब इस बार के जो मैचेस हो रहे हैं, मतलब कहना पड़ेगा हर एक मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो इससे जुड़ी हुई खबर बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बिल्कुल खेल से जुड़ी हुई खबरें पूछी जा सकती है। मेरा ख्याल है कि आप बच्चों ने इन्हें बाय बाय फेस पहचान लिया होगा। इनमें से ये कौन है आपको बताना था। तो मुझे आंसर आपके चैट सेक्शन में फटाफट चाहिए सारे बच्चों से। उसमें किसी बच्चे को लैक नहीं करना है, आंसर शेयर करते जाना है मुझसे। मैं आपके आंसर पर नजर बनाकर रखता हूँ हमेशा से। आंसर आप हमेशा चैट सेक्शन मुझसे शेयर करेंगे। हाँ, तो मेरा ख्याल है इनका सही आंसर बच्चों ने दिया है। तो जिन बच्चों ने डी नहीं दिया उनकी मैं हेल्प करता हूँ। आईपीएल के पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा, तो जिन्होंने इसका आंसर डी मारा था, एकदम सही जवाब है, गुड शाबाश, ने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 100 विकेटें इन्होंने हासिल कर ली हैं सबसे तेजी से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के सबसे तेज गेंदबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए एक मैच में रिद्धिमान साहा का विकेट लेकर यह कीर्तिमान रच लिया है। बहुत ही जबरदस्त खबर। इसके पहले ये खिताब किसके नाम था? कागिसो रबाडा ने अपने 100 आईपीएल विकेट मात्र 64 मैचों में पूरे किए। इसके पहले रिकॉर्ड लथिस लसिथ मलिंगा के नाम था। आप इन्हें मेरा ख्याल है पहचानते होंगे, ये भी बहुत शानदार बॉलर है। ठीक है, इन्होंने 70 मैचों में ये वाला काम कर दिखाया था, और अब रबाडा ने 64 मैचेस में ये काम कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाली खबर की तरफ। और हर बार की तरह बस मैं एक बार आप बच्चों को रिवाइंड करवा दूं कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये जो लेक्चर्स हैं इसकी पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश में जोड़कर ये पीडीएफ और इससे अलावा आपके एग्जाम से जुड़ी हुई सारी पीडीएफ वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? अभी हाल ही में हमने कल ही बल्कि अंबेडकर जयंती मनाई है ना। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हमारे संविधान के जो है सबसे, हमें संविधान में जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, तो उनकी वजह से आज हमारा संविधान जो है बहुत ही गौरवान्वित संविधान है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ऊंची उनकी प्रतिमा बनाई गई है। ये 4 राज्य के नाम लिखे हैं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और राजस्थान। चलिए, जिन्होंने आंसर जो है बी नहीं दिया हो, तेलंगाना ना दिया हो, एक बार देख लेते हैं, उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। भारतीय संविधान के वास्तुकार माना जाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है।
और भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने, यहाँ पर है, इन्होंने सबसे ऊंची मूर्ति जो है इसका अनावरण कर दिया है। और इस मूर्ति को किन्होंने बनाया? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार ने इस मूर्ति को डिजाइन किया है। ठीक है, कुल खर्च कितना आया? अराउंड 147 करोड़, एग्जैक्ट है 146.5 करोड़। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ना है, फटाक से आंसर देना है। मतलब मैं स्क्रीन से इसलिए हटता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत साफ साफ दिखाई दे सके। क्वेश्चन कहता है, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये रहे उसके चार ऑप्शंस। अभी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक और एम्स की भेंट की है। आपको बताना है उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जिन्होंने आंसर ए ना दिया हो, एक बार मेरे साथ आप उससे रिलेटेड जानकारी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम के चांगसारी में आयोजित एक समारोह में गुवाहाटी एम्स राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था गुवाहाटी। वहां पर आईआईटी ऑलरेडी है, एम्स अभी अभी आ गया। ठीक है, पीएम मोदी ने नलबाड़ी, नागांव और कोकाझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। मतलब उन्होंने एम्स का तो उद्घाटन किया ही किया, साथ में 3 और मेडिकल कॉलेज भी ओपन किए इन्होंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा सके। प्रधानमंत्री ने आसाम के 1.5 करोड़ लाभार्थियों को औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण भी किया। तो आयुष्मान भारत कार्ड से आप सारे बच्चे लोग वाकिफ भी होंगे। तकरीबन 1.5 करोड़ लाभार्थियों को कार्ड भी दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, मुझे पर्सनली ये पर्सनालिटी बहुत पसंद है। एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? अभी हाल ही में किसी एक देश में भारत ने ब्रिज बनाने में हेल्प की है। तो हमारे विदेश मंत्री वहां गए और उन्होंने वहां पर उस ब्रिज का उद्घाटन किया। आपको बताना है कौन से देश में ये ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर सी ना दिया हो उनकी हेल्प मैं करता हूँ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोजाम्बिक पे भारत द्वारा बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो बूजी ब्रिज दरअसल बनाया गया मोजाम्बिक में, जिसमें वहाँ पर हमारे जयशंकर जी वहाँ प्रेजेंट थे और उन्होंने बहुत हेल्प करी। मतलब उन्होंने वहाँ उद्घाटन किया और भारत ने वहाँ पर हेल्प करी ब्रिज बनाने में। ठीक है, चलिए और एक आध पॉइंट देख लेते हैं। बूजी दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्र है, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आता है ये, जिसका हिंद महासागर के साथ लंबी तटरेखा बनती है, हिंद महासागर के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसकी राजधानी मापुटो। हर एक देश जो खबरों में रहता है उसकी राजधानी और करेंसी हमेशा पूछी जाती है, मैं इसलिए हमेशा वो डेटा जरूर कवर करता हूँ। इसकी राजधानी मापुटो है और यहाँ की मुद्रा मोजाम्बिकन मेटिकल है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू कर दिए? अभी अभी दरअसल इस देश पर जो है बहुत सारे जो है अरबी देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध हटने के बाद बहरीन ने इसके साथ जो है राजनीतिक संबंध की शुरुआत कर दी है। आपको बताना है कौन सा देश है, इजराइल है, कतर है, सीरिया है या मिस्र है। मुझे सारे बच्चों का आंसर चैट सेक्शन में चाहिए भाई, लगातार आंसर मुझे देते रहना है। ठीक है, तो जिनका आंसर भी नहीं है मैं उनकी हेल्प करूंगा। अरब देशों के बहिष्कार हटाए जाने के बाद के 2 साल बाद कतर और बहरीन ने अपने राजनीतिक संबंधों की घोषणा फिर से कर दी है। तो कतर और बहरीन, ये रहा सऊदी अरबिया, अगर आपको नक्शे में दिखाई दे रहा हो ये सऊदी अरबिया, इसके बाजू में है कतर जिसकी राजधानी है दोहा, और ये रहा बहरीन जिसकी राजधानी है मनामा। पता चला आपको? ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। तो बहरीन को छोड़कर जनवरी 2021 से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के 3.5 साल के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? दरअसल अभी अभी हाल ही में आपने शायद सुना होगा, कोई एक देश है जो बहुत ही ज्यादा आर्थिक मंदी का सफर कर रहा है और वहां के जो लोग हैं दरअसल सड़कों पर आ गए थे एक समय पर, तो कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना फिर जो बिजली मिल रही है, जो बेसिक चीजें हैं वो तक वहां की सरकार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दो। तो उस देश की मदद करने के लिए भारत और भी जो है जापान और फ्रांस आगे हैं कि हम लोग को उनको आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है। तो वो कौन सा देश है जिसे आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है? मेरा ख्याल है आप बच्चे लोग उस देश का नाम समझ गए होंगे, ऑप्शंस में लिखा हुआ है, लेकिन ना भी समझ पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। श्रीलंका,
वो देश है जो बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो श्रीलंका की आर्थिक मदद के लिए भारत, जापान और फ्रांस आगे आए हैं। तीनों देशों ने मिलकर संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए एक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। ठीक है, जिसमें वो क्या करेंगे, जिसमें वो पैसे इकट्ठा करेंगे और श्रीलंका को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेंगे ताकि श्रीलंका अपनी स्थिति में सुधार कर सके। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित तीनों देशों के प्रतिनिधि वॉशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के दौरान इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। चलिए, श्रीलंका के लिए हमारा पड़ोसी देश, हमारा दोस्त है, जो कुछ हेल्प कर सकेंगे हम लोग बिल्कुल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ये रहे वो खिलाड़ी। अगर आप इनको बाय फेस पहचान पाए तो बहुत ही बढ़िया, ना भी पहचान पाओ कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। पूरी थ्योरी के साथ मैं आपको हमेशा करंट अफेयर कवर करवाता हुआ चलता हूँ। रिलैक्स होकर एकदम धीरे धीरे उस चीजों को दिमाग में डालने की कोशिश कीजिए। बैठ कर अखबार पढ़ोगे थोड़ा सा टफ लगेगा, फोटो के साथ थोड़ा सा समझोगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से देखोगे तो आसान लगता है। आराम से रिलैक्स होकर सीखते जाओ। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना था दीपक, रवि, बजरंग या अमन। जिन्होंने इसका आंसर डी ना दिया हो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। रिलैक्स होकर देखो खबर क्या है। खबर ये है, अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुई, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई। ठीक है, 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है भाई? अमन सहरावत ने जीता है। ये रहे अमन, जिनकी आपने फोटो देखी अभी, ये रहे वो अमन। आंसर होना चाहिए था इसका डी। गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया जिन्होंने आंसर सही दिया हो। आगे की खबर सुनते हैं। सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यह मेडल जीता। उन्होंने किर्गिस्तान के अल्माज समनबेको को 9-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पिछले साल सहरावत स्पेन में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बने थे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत ने पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया है? एकदम एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा आपके, और ये क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चला दी गई है, आपको बताना है कौन से शहर में चलाई गई है। सही जवाब है बिल्कुल, शाबाश, कोलकाता। ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए था, दैट इज बी, कोलकाता सही है। जिन्होंने बी ना दिया हो कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सुनते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इत्मीनान से रिलैक्स होकर से देखो। भारत ने पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन कर दिया है, बिल्कुल सही बात है। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी नदी के नीचे जो है इसे चलाया गया था। तो जवाब ये है कि हुगली नदी के नीचे चलाया गया। इसे 520 मीटर लंबी सुरंग में संचालित किया गया। थोड़ा सा डीप में जाएगा तो पूछ सकता है कि कितने मीटर लंबी सुरंग थी। भारत के मेट्रो इतिहास का पहला मौका था जब किसी मेट्रो ट्रेन को अंडर वाटर संचालित किया गया। ये पहली बार हुआ है भारत में, और ऐसा होने के साथ भारत लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा जैसे शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है, क्योंकि वहां भी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलती है और अब ये ट्रेन भारत में भी दौड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? ये रहे ऑप्शंस। देश में सबसे अधिक पैसों वाले, मतलब सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री के बारे में जानकर आपको इतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा जितना सबसे गरीब मुख्यमंत्री के बारे में जानकर आपको एक्साइटमेंट आएगा। मतलब वो मुख्यमंत्री जिसके पास सबसे कम संपत्ति है, उसके बारे में जानकर आपको बहुत एक्साइटमेंट आएगा। सुनते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, आंसर क्या हो सकता है आपका? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों का आंसर ए और बी के बीच बहुत नाचा होगा, लेकिन इसका सही जवाब है सी। सही जवाब है इसका सी, दैट इज जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास है सबसे अधिक संपत्ति, लगभग 510 करोड़ रुपए की। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं दूसरे नंबर पर है, पेमा खांडू, उनका 163 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन आप यकीन मानिए सबसे कम संपत्ति, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 30, है ना। तो जो कुल 30 मुख्यमंत्री हैं, तो कुल 30 मुख्यमंत्रियों में 29 तो करोड़पति हैं, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जो करोड़पति नहीं है, और वो कोई और नहीं है, वो है हमारी दीदी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पास कुल 15 लाख रुपए की संपत्ति है बस, और कुछ भी नहीं। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही समाज सेवी
नेता हैं ये। तो मैं बिल्कुल इस वाली बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि आपको ये नाम सुनकर, जो करोड़पति नहीं है, शौक जरूर लगा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो कुश्ती का जो चैंपियनशिप चल रही है उसमें महिला कंटेक्शन, महिला सेक्शन में कुल कितने पदक हमने जीते हैं, सीधा सवाल ये है। तो 4, 5, 6 या 7, जिन्होंने आंसर 7 में दिया हो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। भारतीय महिला रेसलरों ने कजाकिस्तान के अस्ताना, वही जो अभी बताया था आपको मैंने, आयोजित महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते हैं। महिला सेक्शन में हमने 7 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है, ठीक है। भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। पिछले सीजन में हमारा स्थान चौथा था दरअसल। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये भी, अंतिम पघल ने 53 किलोग्राम और निशा दहिया ने 68 किलोग्राम में रजत पदक जीत लिया है, ठीक है। यहाँ तक ओके है सारे बच्चे लोग। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा मिल गया है? अभी अभी हाल ही में हमने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दे दिया। इसमें से वो कौन सी कंपनी है? दैट इज रेलटेल कॉर्पोरेशन, सोलार एनर्जी, फिर आईआरसीटीसी या रेल विकास लिमिटेड। तो आपने देख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर सोलार पैनल की फोटो डाली हुई है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर था बी। भारत सरकार के स्वामित्व वाली सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा मिल गया है। बेसिकली मिनी रत्न अगर हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसका जो स्टेटस है वो दरअसल हाई हो चुका है ना। और इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। इसका एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय है। बेसिकली बस ये एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि भाई इनको सोलार एनर्जी को प्रमोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किसे हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया? जितनी भी ऐसी नियुक्तियां होती हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं। ये रहे वो व्यक्ति, ये रही वो जबरदस्त पर्सनालिटी जिन्हें हाल ही में अभी अभी नियुक्त किया गया है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। जिन्होंने आंसर इसका ए ना दिया हो कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स होकर देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, अपरेश कुमार सिंह, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए था ए, ठीक है। अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को न्यायमूर्ति टी आर नाथ गौड़ का स्थान मिला है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई किसका स्थान उन्होंने लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 को की गई थी, ठीक है। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है, सारे बच्चों को कंफर्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, राज्यपाल हैं त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री माणिक साहा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण हो रहा है भारत के किस शहर में पहली बार? ये अपने आप में एक नया कदम है और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब हम इस तरीके से जो है अगर निर्माण कार्य करते हैं तो जो निर्माण खर्च है, जो कॉस्ट है उसको बनाने की, 30 से 40% तक घट भी सकती है। तो अराउंड कुछ 23 लाख रुपए का खर्च आएगा। 1100 वर्ग फीट की जगह पर यह पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। आपको बताना है कि कौन से शहर में यह काम किया जाएगा। तो बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था सी, बेंगलुरु, जो कि कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। कंफर्टेबल हैं अपन लोग? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेसिकली भारतीय नौसेना ने अभी अभी हाल ही में समझौता किया है कि उनको सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन चाहिए ताकि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और वो सेफ भी होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए वो बातचीत। तो आपको बताना है कि उन्होंने ऐसे कौन से संस्थान से दरअसल अभी अभी एग्रीमेंट साइन किया है, समझौता किया है। टाटा टेलीकम्युनिकेशन के साथ, रमन रिसर्च के साथ, डीआरडीओ के साथ या सीडेक के साथ? तो जिन्होंने इसका आंसर बी नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है भाई इन्होंने हाल ही में। बेसिकली जो रमन इंस्टीट्यूट है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत एक अपने आप में ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने 1948 में की थी, ठीक है। तो हाल ही में अभी अभी ये समझौता हुआ है, आप फोटो में देख सकते हैं। और अब जो है इनके लिए सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा रमन इंस्टीट्यूट। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है,
ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। बेसिकली इस समुदाय को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है ताकि वो भी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और बहुत अच्छा कर सकें। अभी इनको जो है एक बहुत सपोर्ट की, एक बहुत पुश की ज़रूरत है ताकि ऊपर उठ सके। तो कौन से राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया और इन्हें ओबीसी का दर्जा दिया? तो आपको बताना है वो कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर आसाम। ठीक है, तो जिन्होंने इसका आंसर बी ना दिया हो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिल्कुल आप पहचान सकते हैं शिवराज जी को। तो इसका सही जवाब है हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका आंसर होना चाहिए था बी। जिन्होंने बी दिया है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी लिस्ट में जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है? तो उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास कर दिया है? दरअसल बहुत ऑनलाइन गैम्बलिंग चलती है और लोग बहुत खुशी से करते भी हैं। जैसे आपने ड्रीम 11 का तो एकदम खुले नुमा ऐड देखा होगा, आओ ड्रीम 11 में टीम बनाओ और जबरदस्त तरीके से कमाओ, होता है ना ऐसा। तो आपसे पूछा जा रहा है वो कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या गोवा? कौन से राज्य में इन्होंने अभी अभी बैन लगाया है? गोवा में नहीं लगा सकते ये, गोवा में तो मतलब लोग जाते ही ये काम करने के लिए। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव विधेयक पर मंजूरी दे दी है। ये रहे RN रवि जी। इसका सही जवाब होना चाहिए था सी, तमिलनाडु। ठीक है, कंफर्टेबल है? राज्यपाल ने 6 मार्च को विधेयक को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि यह संविधान के विरुद्ध है और अदालतों के फैसले के खिलाफ है। विधेयक को पहली बार 19 अक्टूबर 2022 को विधानसभा में पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्म को लाइसेंस देने की पहल शुरू कर दी है? एक तरफ ये हो रहा है कि हमारे देश में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको बैन लगाने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको वो लोग लाइसेंस दे रहे हैं कि हाँ अब ये जो करेंसी है ये भी सरकार की तरफ से मान्य है। तो आपको बताना है कौन से देश ने ये काम हाल ही में किया है। ठीक है, ओके, मतलब मोरक्को, क्यूबा, अल सल्वाडोर या अर्जेंटीना? जिन्होंने आंसर सी ना दिया हो कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर देखते हैं। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल चालू कर दी है। अब दरअसल ये सारी जो फर्म है जो क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड हैं, इन्हें भी सरकार की तरफ से मान्यता मिल चुकी है उस देश में, यहाँ नहीं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटाफिनिक्स, ये है बिटफिनिक्स, ये रही वो कंपनी जिसका मैंने यहाँ पे बैनर भी डाला था। अल सल्वाडोर में आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी बन गई है, क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई है। यह लाइसेंस बिटफिनिक्स को देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार देश के क्रिप्टो संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। ठीक है, और जो अल सल्वाडोर है वो 2021 में बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बच्चों लोग। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। NCR मेल, रैपिडेक्स, रैपिडो फास्ट या फिर NCRX? हाँ, इसका सही जवाब है बी, रैपिडेक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पेपर में आएगा ये क्वेश्चन आपके। इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों से जोड़ी जाएगी। ठीक है, इस कॉरिडोर पर 17 किलोमीटर लंबे शाहिदाबाद दुहाई खंड पर 2023 में ट्रेन संचालित करने की उम्मीद भी की जा रही है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत ने किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? मैंने हाल ही में इसका नाम भी लिया था अभी अगर आपने ध्यान दिया हो। ये रही वो खिलाड़ी, हो सकता है आप इन्हें पहचानते हो, बाय फेस नहीं पहचानते हो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। जिन्होंने आंसर डी ना दिया हो मेरे साथ रिलैक्स होकर आप थ्योरी सुनेंगे। भारत की निशा दहिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये रही निशा दहिया जी।
ये रही वो, ठीक है। और यह महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग के उनके कैरियर का अब तक का सबसे बड़ा पदक है। अन्य रेसलर की बात करें तो प्रिया मलिक, ये रही प्रिया मलिक, ने 76 किलोग्राम में कांस्य पदक जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। बेसिकली रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सम्मेलन है ये कहाँ किया गया, ठीक है। जिन्होंने आंसर ए ना दिया हो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिल्कुल आप इन्हें पहचानते हैं, मैं जानता हूं आप इन्हें पहचानते हैं, आपने इन्हें कई दफा न्यूज में देखा हुआ है। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है भाई। यह सम्मेलन सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों का मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर रहा था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मतलब कि रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, किन किन योजनाओं को हमें अप्लाई करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए प्लेटफॉर्म दरअसल दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। हाँ बिल्कुल, ये क्यूट सा फेस है इनका मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप इन्हें जानते हैं। हाँ, इनकी ही पार्टी, इतना जो मुस्कुरा रहे हैं ना दिल से, इनकी ही पार्टी को हाल ही में जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। हाँ, सही जवाब है इसका आम आदमी पार्टी, बी, झाड़ू चलाते हैं ये। तो भारत के चुनाव आयोग राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन करते हुए उन्होंने एक नई लिस्ट जारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, भारी जोश में ही, ठीक है। लेकिन 2 पार्टियों से दर्जा छीन भी लिया गया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस को से नेशनल पार्टी का दर्जा छीना जा चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट होती है, जो अपॉइंटमेंट होती है, उस पर एग्जाम बिल्कुल पूछा जाता है। आपको बताना है वो कौन है, राहुल है, पीसी है, पीसी पैकर है, या जितेश है, या रत्नाकर पटनायक है। तो जिन्होंने आंसर डी ना दिया हो एक बार मेरे साथ देखेंगे। एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और पीसी पैकर को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो पीसी पैकर की जगह उन्होंने ली है, सॉरी, पीआर मिश्रा की जगह उन्होंने ली है। 2 लोग नियुक्त हुए हैं, एक है रत्नाकर पटनायक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो रत्नाकर पटनायक था। और जो पीसी पैकर है उनको मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और रत्नाकर पटनायक ने किसकी जगह ली है, पीआर मिश्रा की जगह ली है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग संस्करण आते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम बिल्कुल पूछी जाती है। तो ये रहे हमारे देश के कानून मंत्री, ठीक है। तो हाँ, जिन्होंने इसका आंसर सी ना दिया हो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का विमोचन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, आंसर होना चाहिए था सी, किरेन रिजिजू, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ने किया। इसे जम्मू विश्वविद्यालय ने जारी किया गया था। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री कोटेश्वर सिंह भी शामिल थे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। दरअसल वो क्या करना चाहते हैं कि जो विलेज है जहां पर एक आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है, मतलब ये कि गांव में लोग बहुत राजी खुशी रहते हैं लेकिन बहुत बेसिक समस्याओं से भी सफर कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए भाई वहां पर सड़कें नहीं बनी हुई है, जो बेसिक सड़कों का निर्माण होना चाहिए, सिंचाई के लिए जो है ट्यूबवेल वगैरह नहीं बने हुए जो कि होने चाहिए, है ना, ताकि वो लोग खेती वगैरह अच्छे से कर सके। तो वो चाहते हैं कि गाँव में कम से कम ये बेसिक सुविधाएं तो रही रहे भाई, कुछ नहीं कुछ कम से कम जियो का इंटरनेट आए, इंसान जो है वहां बैठकर लेक्चर तो देख सके, कुछ ना कुछ तो हो वहां पर। लेक्चर ना भी देखे, इंस्टाग्राम में रील दौड़ा कर देख ले, कुछ तो मजे ले अपने जीवन के वो। तो वो चाहते हैं कि गाँवों में ये कम बेसिक सुविधाएं बिल्कुल दी जाए, जिसके लिए उन्होंने जो है एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये हाल ही में किस प्रदेश में उन्होंने चालू किया है, ठीक है। तो जिनका आंसर बी ना हो,
दैट इज अरुणाचल प्रदेश। एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होना चाहिए था बी। जिन्होंने बी दिया है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कि एक सीमावर्ती गांव किथबू किबुथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। ये रहा वो। केंद्र द्वारा शुरू किए गए इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर गांव का व्यापक विकास करना है। भाई मैंने आपको बताया कि गांव में जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं वो हम लोग को उन्हें प्रोवाइड करवानी है। सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए इस वाले प्रोग्राम में खर्च करने के लिए अनुमति दे दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये है वो सज्जन, इन्हें हाल ही में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार की बच्चे लोग जो वैल्यू है वो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो नोबेल पुरस्कार की जितनी है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय को मिला है, बड़ी सम्मान की बात है यह हमारे लिए। तो आपको बताना है किन्हें मिला, पीसी महालनोबिस या राधा कृष्ण राव, हरिश्चंद्र या कापरेकर। तो इसका सही जवाब है राधा कृष्ण राव, जिन्हें आंसर बी दिया होगा। गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इस अवार्ड को गणित क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये रहा वर्ल्ड होम्योपैथी डे। आपको बताना है कि ये हम प्रतिवर्ष कौन से दिन पर मनाते हैं। ठीक है, 8, 9, 10 या 11 अप्रैल। तो जिन्होंने 10 अप्रैल जवाब ना दिया हो, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 अप्रैल। तो दुनिया भर में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। आपको मीठी मीठी गोलियां खिलाते हैं ना, तो आप फटाक से ठीक हो जाते हो, वही है ये। यह दिवस डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ये रहे वो, ये रहे वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें होम्योपैथी का संस्थापक भी माना जाता है। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल इसकी थीम पूछी जाती है। तो उसकी थीम है एक स्वास्थ्य एक परिवार। ठीक है, तो ये रहे इस हफ्ते के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने इस वाले लेक्चर में आप बच्चों के साथ कवर किए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वाले लेक्चर में कवर करके देता हूँ, इससे आप एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा और बिल्कुल आपसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश पर जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ में ऐसा, जैसे मैंने आपके साथ अभी लेक्चर में पढ़ाई है, आपसे कंटेंट शेयर किया है, सीधी की सीधी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में आपसे शेयर कर लूंगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों से, बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के लिए मेहनत करके। अपना प्यार चैट सेक्शन में बिल्कुल बना कर रखिए। मैं चैट सेक्शन हमेशा रीड करता रहता हूँ। आपके थोड़े मोड़े मैसेजेस मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।